वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, 7 जन्मों का प्यार तो हम सभी ने सुना है, लेकिन दुश्मनी भी क्या 7 जन्मों की होती है? आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेंजरस इश्क, जो कि पुनर्जन्म है संजना नाम के एक सुपर मॉडल का, जहां मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में सारे मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे हैं। उधर ऑडियंस में रोहन ठकराल भी है, जो कि इस फैशन शो में आया हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड संजना को चीयर करने, और रोहन के बगल में नीतू आकर बैठ जाती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है। रोहन उससे कहता है कि तुम स्लीपर में आ गई हो, तो नीतू उससे कहती है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी, तो सीधा ऑपरेशन थिएटर से वो यहाँ आई है। यानी यहाँ नीतू संजना की फ्रेंड है, और वो दोनों उस शो में वेट कर रहे हैं संजना के रैंप पर आने का। तभी डिम लाइट में रैंप पर एंट्री होती है सुपर मॉडल संजना की, जिसे देखकर रोहन के मन में खूब लड्डू फूटते हैं। यहाँ रोहन के साथ उसका भाई राहुल भी है, जो कि रोहन को कहता है कि तुम सच में काफी लकी हो। संजना रैंप से रोहन को देखती है और हंसकर चली जाती है, और इस बात पर नीतू और राहुल रोहन को छेड़ते भी हैं। यहाँ लास्ट में संजना के साथ एंट्री होती है मनीष मल्होत्रा की, जहाँ शो की होस्ट बताती है कि संजना को पेरिस फैशन ग्लोबल ब्रांड ने चुन लिया है, और संजना आज रात को ही पेरिस के लिए जा रही है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। जिसके सुनकर रोहन का मूड उतर जाता है, और संजना भी हिचकिचाहट में आ जाती है कि उसका ये डिसीजन रोहन को पता ही नहीं था। इधर संजना के फ्लैट में संजना पेरिस जाने की तैयारी कर रही है। वो जानबूझकर रोहन से नजरें चुरा रही है, लेकिन रोहन बस संजना को ही देखे जा रहा है। जहाँ जाते हुए संजना कहती है कि प्लीज मेरे इंडियन क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर देना, और रोहन कहता है कि इन सब चीजों के बीच तुम मुझे भूल गई हो। जहाँ संजना रोहन को समझाती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आओ और मैं तुमसे दूर जाते हुए टाइम देखूं। हम इस दिन को नॉर्मल दिन की तरह ही लेना होगा। रोहन ओके कहता है और उसे गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। हालांकि रोहन के फेस से पता लग रहा है कि उसे संजना का जाना ठीक नहीं लग रहा। यहाँ संजना टैक्सी से एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन यहाँ भारी ट्रैफिक में सब फंसे पड़े हैं। संजना को टैक्सी ड्राइवर बताता है कि आज जन्माष्टमी है, जहाँ उसी सड़क किनारे मंदिर में लोग आरती गा रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी पर जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी यहाँ डायरेक्टर ने दिखाई नहीं, और संजना मंदिर की तरफ देखती है, जहाँ मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति को संजना लगातार बस देखी जा रही है। और इधर रोहन अपने घर में स्विमिंग पूल के किनारे बैठा अकेला है, और जाहिर सी बात है कि उसे संजना की ही याद आ रही है। तभी वह संजना आती है और रोहन के गले लग जाती है, और उससे कहती है कि मुझे आज डर लग रहा है काफी, और अगर आज वो चली गई तो शायद वो कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम शादी करेंगे। यहाँ रोहन संजना से कहता है कि शादी में तुम अपनी माँ को तो बुलाओगी ना? तो संजना कहती है कि मेरी माँ को मेरी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट्स को रात भर एंजॉय करते हैं, और सुबह दोनों लॉन में बात कर रहे होते हैं। तभी एक गोली चलती है, और रोहन के घर में 5 से 6 नकाबपोश आदमी घुस आते हैं और रोहन पर गन पॉइंट करते हैं। रोहन पहले तो उन लोगों को सही से जमकर उनकी कुटाई करता है, लेकिन फिर वो सब लोग मिलकर रोहन को कंट्रोल कर लेते हैं। संजना रोहन को छुड़ाने आती है, लेकिन ये नन्ही सी जान क्या कर सकती थी? वो लोग उसे दीवार पे धक्का मार देते हैं, जहाँ हल्के से धक्के से संजना बेहोश हो जाती है, और वो लोग रोहन को ले जाते हैं किडनैप करके। इधर संजना खुद को हॉस्पिटल में पाती है, और वो रोहन का नाम लेकर झटके से उठती है और बाहर की तरफ आती है, जहाँ संजना देखती है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली है, ना कोई हॉस्पिटल स्टाफ है और न कोई और मरीज। तभी संजना को एक आवाज आती है। संजना उसे फॉलो करते हुए उसकी तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि रोहन जो कि जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके पेट से खून निकल रहा है, और वो उसे गीता कहता है, और साथ ही ये भी कह रहा है कि वो लोग आ रहे हैं और हमें मार डालेंगे। संजना उसके पास जाती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे? और रोहन उसे कहता है कि वो लोग हमें मार डालेंगे गीता। संजना उससे कहती है कि कौन गीता? मैं तो संजना हूँ। वो उस तरफ इशारा करता है। यहाँ रोहन बिल्कुल अलग है, जहाँ वो पठानी कुर्ता पजामा पहने और पंजाबी में बोल रहा है। संजना वहाँ जाकर देखती है कि हॉस्पिटल में कुछ पंजाबी और मुस्लिम कपड़े पहने लोग आते हैं। संजना रोहन को एक कमरे में ले जाती है, जो कि स्टोर रूम है, और संजना उसे छुपा देती है, और संजना खुद भी एक बॉक्स के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ संजना की फ्रेंड नीतू आती है, जिसे संजना बताती है कि गाँव के कुछ लोग हैं जो रोहन को मारना चाहते हैं। नीतू उसे बताती है कि रोहन यहाँ नहीं है, लेकिन संजना उससे कहती है कि रोहन को मैंने यहाँ बॉक्स के पीछे छुपा रखा है, और नीतू को दिखाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, और संजना उससे कहती है कि यार वो यही था। नीतू उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हें चोट का असर हुआ है और कुछ नहीं, और संजना बाहर आके देखती है कि हॉस्पिटल तो पूरा का पूरा भरा हुआ है। जहाँ संजना नीतू को कहती है कि रोहन सच में यही था, लेकिन नीतू उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि रोहन का तो किडनैप हो गया है सुबह उसके बीच हाउस से। यहाँ संजना हॉस्पिटल से सीधा रोहन के घर आती है, जहाँ काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, और यहाँ साफ पता चल रहा है कि रोहन बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। जहाँ संजना सीधा रोहन के भाई राहुल के पास आती है। राहुल उससे कहता है कि तुम तो हॉस्पिटल में थी ना? राहुल संजना को कहता है कि रोहन को किसने किडनैप किया और उन्हें क्या चाहिए ये हमें अभी तक नहीं पता, बस किडनैपर ने बोला था कि वो 4 बजे फोन करके बताएगा, लेकिन वो लोग 20 मिनट से उसकी कॉल का वेट कर रहे हैं। इधर रोहन के मम्मी पापा बैठे हैं, जिनसे मिलने संजना आती है और हेलो कहती है, जहाँ उन दोनों का फेस रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि वो लोग संजना को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पे एसीपी भार्गव सिंह आता है और संजना से उसका हालचाल पूछता है, जहाँ एसीपी भार्गव संजना से पूछताछ
करता है कि जब रोहन का किडनैप हुआ था तो वो कहाँ थी, और साथ ही पूछता है कि रोहन ने तो आपको अपने किसी दुश्मन या झगड़े के बारे में बताया था। संजना उससे कहती है कि नहीं। तभी लैंडलाइन का फोन बजता है। फोन किडनैपर का होता है, जहाँ रोहन के पापा रोहन से बात करने के लिए कहते हैं और किडनैपर रोहन से बात करवाता है। रोहन संजना के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरी फिक्र ना करे। फिर यह किडनैपर रोहन के पापा से 50 करोड़ की डिमांड करता है, लेकिन रोहन के पापा उसे डिनाई करते हैं, तो वो लोग रोहन को मारते हैं। मजबूरी में उन्हें 50 करोड़ की बात माननी पड़ती है और किडनैपर फोन काट देता है। यहाँ एसीपी भार्गव रोहन के पापा से कहता है कि वो चाहे तो तैयार रख ले पैसे, लेकिन हम वो पैसे उन्हें देंगे नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि वो पैसे लेकर भी उसे छोड़ देंगे। जहाँ संजना रोहन के पापा से कहती है कि प्लीज पैसों के चक्कर में रोहन की जान का रिस्क ना ले, लेकिन रोहन के पापा संजना को कहते हैं कि उन्हें संजना से कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, वो भी रोहन के मामले में, और उसे बेइज्जत करके घर से जाने को कह देते हैं। संजना काफी भारी मन से वहाँ से चली जाती है। संजना वहाँ से अपने फ्लैट पर आती है, जहाँ सामने नीतू खड़ी होती है, जो कि उसका कब से वेट कर रही थी। संजना घर के अंदर आकर कॉफी बनाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर में तो कुछ भी नहीं है। संजना नीतू से कहती है कि अब सब कुछ बदल गया है और रोने लगती है। नीतू उसके पास आती है और उसे तसल्ली देती है कि चिंता ना करे, सब कुछ ठीक होगा। तभी संजना को इधर अपने बेडरूम में से गीता गीता आवाज आती है। संजना बेडरूम का गेट खोलती है। वो देखती है कि बाहर एक अलग बिल्डिंग है, जो कि देखने से कुछ पुरानी हवेली है 1900 के दौर की। यानी इस गेट से संजना सीधा किसी और टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जहां इस हवेली में रोहन है, जिसके हाथ में एक अखबार है जो कि उर्दू में है, जहां रोहन उन्हीं कपड़ों में है जो कि काफी पुराने जमाने के लग रहे हैं। यानी ये टाइमलाइन 1940 की है। रोहन संजना से कहता है कि ले पढ़ के बता इसमें क्या लिखा है। संजना उससे न्यूज़पेपर लेकर रीड करने लगती है, जो कि उर्दू में है, और वो न्यूज़पेपर आजादी के समय के पहले का था, जिसमें उस टाइम के प्रोटेस्ट का जिक्र था। संजना उस उर्दू न्यूज़पेपर को पढ़ रही होती है कि पीछे से नीतू आती है कॉफी लेकर। नीतू कहती है कि वो क्या कर रही है, जहाँ संजना बताती है कि वो उर्दू पढ़ सकती है। इसे सुनकर नीतू शॉकिंग रिएक्शन देती है। यहाँ नीतू गूगल कर एक पाकिस्तानी उर्दू आर्टिकल निकालती है और संजना को रीड करने को कहती है। और ये बात बहुत शॉकिंग है कि यहाँ संजना जो उर्दू जानती तक नहीं, वो आज फर्राटेदार उर्दू पढ़ रही है। संजना से नीतू पूछती है कि तूने उर्दू सीखी कब। संजना कहती है मैंने तो उर्दू सुनी तक नहीं कभी, तो सीखना तो बहुत दूर की बात है। जहाँ कुछ देर नीतू सोचने के बाद उससे कहती है कि उसे अलग डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ नीतू और संजना आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, जहाँ वो डॉक्टर काफी लोगों को एग्जाम्पल देकर संजना को बताती है कि तुमने भी ये बातें यानी उर्दू पढ़ना वगैरह इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में सीखा है। यहाँ नीतू उस डॉक्टर से बोलती है कि क्या ये रिकार्नेशन का केस है। डॉक्टर कहती है कि हाँ, और बताती है कि हम तो कुछ मरीजों के इलाज के लिए पास्ट लाइफ की मेमोरी का भी इस्तेमाल करते हैं। संजना कहती है कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है और रोहन के साथ, उसके तार उस जन्म से जुड़े हैं क्या। डॉक्टर कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपने पास्ट लाइफ में जाना होगा। जहाँ संजना डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पुराने जन्म में उसको लेकर जाए। जहाँ संजना डॉक्टर की हेल्प से अपने पुनर्जन्म में जाती है और संजना सीधा आती है एक हवेली में, जो कि एक हिंदू फैमिली की हवेली है। यहाँ बरामदे में चीजें काफी बिखरी हुई हैं। यहाँ संजना डॉक्टर को बताती है कि ये मेरा घर है और मेरे माँ बाप मरे पड़े हैं। जहाँ पिछले जन्म में नीतू संजना की बड़ी बहन चंदा है और पिछले जन्म में संजना का नाम गीता है। और चंदा गीता को बताती है कि किसी शमशू चाचा ने उनके माँ बाप को मार डाला, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे। यहाँ गीता चंदा से कहती है कि अब इकबाल के पास जाना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों इकबाल के पास जाने के लिए निकलते हैं, पीछे से उनके घर में दंगाई लोग आ जाते हैं गीता और चंदा पे हमला करने। लेकिन यहाँ चंदा मेन गेट बंद करके घर के बरामदे में आती है कि तभी इकबाल उसका दोस्त रफीक हवेली के छत पर आते हैं उन्हें बचाने के लिए। और यहाँ इकबाल और कोई नहीं बल्कि रोहन ही है। इकबाल छत से कूदकर नीचे आता है और एक चादर को ऊपर रफीक को पकड़ा देता है ताकि वो उसकी रस्सी बना दे। इकबाल गीता को ऊपर चढ़ाता है, लेकिन चंदा गेट पर जाकर उन दंगाई को रोकती है और गीता ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन बेचारी चंदा अपनी बहन को बचाते हुए उन लोगों के हाथों मारी जाती है। इकबाल अपनी जान उन लोगों से बचाता है। इकबाल गीता को लेकर आरिफ के साथ उसी खाली पड़ी हवेली में आते हैं, जहाँ गीता चंदा को याद करते हुए खूब रोती है और कहती है कि मुझे भी मार देंगे ये लोग। और आरिफ इकबाल से कहता है कि गीता को सेफ रखने के लिए उसे हिंदुस्तान भेजना होगा। लेकिन यहाँ गीता का एक ही बात कहती है कि वो अपने इकबाल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आरिफ जोर देता है इकबाल को कि यहाँ इसकी जान महफूज नहीं है। इकबाल कैसे भी करके गीता को राजी कर लेता है। यहाँ आरिफ एक ट्रक वाले से बात करता है कि गीता उसकी अमानत है, उसे हिंदुस्तान भेजना है। ट्रक वाला कहता है कि ठीक है, इस ट्रक में हिंदू लोगों की लाशें जाएंगी हिंदुस्तान, जिसमें से एक कोने में ये भी बैठ जाएगी। और ट्रक वाला आदमी गीता को लाशों वाले ट्रक में बैठा देता है। अब गीता की आंखों में आंसू लिए उस ट्रक में छुप तो गई कि अचानक वो उठती है और वहाँ से नीचे उतर के आरिफ से कहती है कि उसे अपने इकबाल के पास जाना है। यहाँ गीता छुपते छुपाते उन दंगाइयों से उसी हवेली में आ जाती है और उसे पुकारती है। इकबाल आता है और गीता उससे लिपट जाती है और कहती है कि अगर आज मैं यहाँ से चली गई तो दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। और
गीता इकबाल से शादी के लिए कहती है, जिसमें कि इकबाल उसकी आंखों में इतना प्यार देख के मान जाता है। लेकिन वहाँ आरिफ आता है और इकबाल से कहता है कि वो इससे शादी कैसे कर सकता है, क्योंकि गीता तो एक हिंदू लड़की है। और इकबाल आरिफ से कहता है तो वो एकदम से कैसे बदल सकता है इतना। आरिफ इकबाल को साइड करके गीता का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और कहता है कि इसे लुधियाना भेजना होगा, जहाँ इकबाल समझ चुका है कि आरिफ की चाल कुछ और है, क्योंकि पहले तो आरिफ ने अमृतसर का जिक्र किया था और अब लुधियाने का। इकबाल उससे कहता है कि तू हमें एक साथ नहीं देखना चाहता था। आरिफ उससे धक्का देकर जबरदस्ती गीता को पकड़ के ले जाने लगता है और इकबाल उसे रोकता है, और जिसमें कि दोनों की हाथापाई होती है और इकबाल को आरिफ धक्का मारता है, जिसमें कि इकबाल दरवाजों के कीलों में जाकर घुस जाता है और मारा जाता है। और संजना चीखते हुए वापस प्रेजेंट में आ जाती है और रोते हुए बताती है कि उसने मुझे और इकबाल को कौम के नाम पर अलग कर दिया। जहाँ डॉक्टर संजना को हिंट देती है कि अगर उसके चाहने वाले उसके साथ हैं, तो उसके दुश्मन भी इस जन्म में उसके आसपास ही हैं। और यहाँ संजना फिर से इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद रोहन के पापा के घर आती है, जहाँ रोहन के पापा उसे देख के गुस्सा होते हैं, लेकिन संजना कहती है कि उनसे बात करने नहीं आई है वो। और वहाँ खड़े एसीपी भार्गव से कहती है कि उसने उसे देखा है जिसकी तलाश उन्हें है। और संजना पुलिस आर्टिस्ट से आरिफ की ड्राइंग बनवा के एसीपी भार्गव को देती है, जिससे वो सब जगह सर्कुलेट करवा देते हैं। संजना फिर रोहन के पापा से कहती है कि तब तक उसे यहीं रुकना होगा, जिससे उन्हें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। इसी बीच फिर से लैंडलाइन पर फोन बजता है और किडनैपर उन्हें पास के अलीबाग की तरफ निकलने को कहता है और साथ में कहता है कि गाड़ी में तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा बेटा भी होना चाहिए। यहाँ एसीपी भार्गव रोहन के पापा से कहते हैं कि उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसों को लेकर निकलना चाहिए। ये बात संजना सुन रही होती है और यहाँ राहुल और उसके पापा निकल जाते हैं 50 करोड़ लेकर। यहाँ एसीपी भार्गव संजना से आके पूछता है, आपने किडनैपर का फेस कब देखा और कहाँ देखा? संजना पूछती है कि क्या हुआ? भार्गव उससे कहता है कि आपकी ड्राइंग वाले इंसान की शक्ल का कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। जहाँ संजना उसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन के बारे में बताती है और कहती है मैंने उसे पिछले जन्म में जाकर देखा है। भार्गव भड़क जाता है कि तुमको इन बातों पर कैसे यकीन है और ये सब करके हमारा और पुलिस का वक्त मत बर्बाद कीजिए। यहाँ फिर से संजना की बेइज्जती हो जाती है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एसीपी भार्गव निकलता है और उनके साथ संजना भी आती है, क्योंकि यहाँ भार्गव को रोहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। और भार्गव संजना के साथ एक झील किनारे आते हैं, जहाँ एक किसान गजानन शिंदे उन्हें बताता है कि इस खाली जगह पर कोई नहीं आता, लेकिन 5 या 6 दिनों से कुछ अजीब हो रहा है। और बताता है कि 2 गाड़ियाँ आई थी यहाँ सफेद, और उन गाड़ियों को यहाँ छुपा दिया गया था। और साथ में बताता है कि वो लोग एक आदमी को लेके आए थे, वो भी पकड़ के, जिसके मुँह पर कपड़ा डाल रखा था, और उन्हें एक घड़ी देता है, जिससे संजना कंफर्म करती है कि हाँ ये घड़ी रोहन की ही है। जहाँ भार्गव को एक ऑयल स्टोर से पता चलता है कि किडनैपर भोरवाड़ा सिग्नल से दूसरी तरफ एक सुनसान होटल की तरफ गए हैं। संजना के साथ एसीपी और उसकी पूरी टीम उस होटल में पहुँचती है। एसीपी एक पुलिस वाले को चेकिंग के लिए अंदर भेजता है और संजना को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो यहीं पर रुके। सब पुलिस वाले अंदर जाते हैं और एक ट्रैप पर पैर पड़ने की वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के संजना बिल्डिंग के अंदर आती है, जहाँ अंदर लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। जहाँ भार्गव संजना को वहाँ से जाने को कहता है कि यहाँ ट्रैप है। और जैसे ही संजना भागती है हर तरफ से, होटल की छत गिरने लगती है, दीवारें टूटने लगती है और भागते हुए खाली हॉल में आ जाती है, जहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसमें संजना तुरंत अपने गीता वाले जन्म से पहले के जन्म में पहुँच जाती है, जहाँ वो सलमा थी। और ये दौर था 1658 का, जहाँ औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ाई चल रही है, जहाँ वो बेइंतहा प्यार करती है अली से। यानी यहाँ रोहन का भी सलमा के साथ दूसरा जन्म है और अली और उसका दोस्त राशिद जंग में जा रहे हैं, जहाँ सलमा अली को रोक रही है दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई में जाने से। लेकिन राशिद सलमा से कहता है कि ये जरूरी है क्योंकि हमें नया सुल्तान चाहिए। जहाँ अली सलमा को 100 खत देकर जाता है कि रोज रात को एक खत पढ़ लिया करना, वो भी मेरी याद में। और कुछ दिन बीतने के बाद सलमा के घर पर एक औरत आती है और कहती है कि जंग से फौज लौट कर आ गई है, जिसे सुनकर सलमा बहुत खुश होती है कि मुद्दतों बाद वो अली से मिलेगी। और वो भागते हुए जाती है और देखती है कि सारे सिपाही लोग आ रहे हैं। सलमा इन सिपाहियों के बीच अली को ढूंढती है कि उसकी नजर राशिद पर पड़ती है और अली के बारे में राशिद से पूछती है, जहाँ राशिद इशारा करता है कि अली नहीं आ रहा। सलमा टूटकर वही रोने लगती है। यहाँ राशिद सलमा के पास आता है और सलमा को कहता है कि पता नहीं अली कैसे मारा गया, और साथ ही सलमा से कहता है कि अली की जगह मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अली ने आपसे वादा किया था निकाह का। और डिसीजन उसी के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सलमा यहाँ बाहर अपने काम में लगी होती है कि तभी वहाँ कोठी की एक तवायफ आती है, जो कि नीतू का पहला जन्म
जन्म होता है और वो सलमा को बताती है कि राशिद अक्सर उसके कोठे पर आता है और राशिद उससे कह रहा था कि सलमा को उसका होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तवायफ बताती है कि अली जिंदा है और राशिद तो उसे मार ही देता, लेकिन अली के एक दुश्मन ने उसे खरीद लिया है, वो भी राशिद से, और कहती है कि अली के बारे में और जानना चाहती हो तो चुपचाप आज रात को राशिद के यहाँ चली जाना। रात में सलमा राशिद के यहाँ आती है, जहाँ वो सुनती है कि कोई है जिससे राशिद अली का सौदा कर रहा है और उस दुश्मन को एक नक्शा भी देता है जहाँ राशिद ने अली को छुपाया है। जहाँ वो दुश्मन कहता है कि हमें तो उसे जिंदा रखना है गुलाम बनाकर। राशिद उस दुश्मन से कहता है कि अली को दूर रखकर उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी और आपको आपका सुकून मिल जाएगा। अली का दुश्मन राशिद के घर से निकलता है और सलमा उसके पीछे भागती हुई जाती है और पीछे से उसे आवाज देकर रोकती है कि उसके अली को बख्श दीजिए। वो आदमी सलमा की बात सुनता है और बिना कुछ कहे चलने लगता है। सलमा फिर से उसके पीछे भागती है और उसे रोक के अपनी तरफ करती है तो वो आदमी कोई और नहीं रोहन का भाई राहुल होता है। तभी संजना अपने पास्ट लाइफ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ एसीपी भार्गव संजना को देखने आता है। जहाँ पहले तो संजना कुछ देर के लिए एसीपी को ही देखती है और उसे बताती है कि ये कहानी अधूरे प्यार की नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच की दुश्मनी की है और भार्गव को बताती है कि रोहन का किडनैप उसके छोटे भाई राहुल ने किया है। भार्गव उसे सरप्राइज नजरों से देखता है कि ये क्या नई थ्योरी है। अब इधर भार्गव को संजना कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैंने देखा है रोहन को किडनैप राहुल ने किया है और उसे प्लीज अरेस्ट करो। भार्गव फिर से कहता है कि इस जगह पर जहाँ पर हम अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर आप फिर से मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं और आपके कहने पर मैं इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद संजना को वहाँ पे अच्छी खासी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। इधर रोहन के पापा और उसके भाई राहुल कार में है, जहाँ राहुल ड्राइव कर रहा है कि तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ किडनैपर है कॉल पर, जो कि राहुल से कहता है कि संजना को कैसे पता कि तू इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है और कहता है कि उसने तेरे बारे में एसीपी भार्गव को सब बता दिया। राहुल घबरा जाता है और पूछता है कि अब क्या करना है और वो किडनैपर उसे पैसा लेकर सानपाड़ा ट्रक डिपो में आने को कहता है। यहाँ राहुल और उसके पापा पहुँचते हैं सानपाड़ा ट्रक डिपो में, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। तभी एसीपी भार्गव पीछे से आकर राहुल को दबोच लेता है और उसके पापा से कहता है कि रोहन को इसी ने किडनैप किया है। राहुल भार्गव को धमकी देता है कि वो एक कॉल में उसकी नौकरी हटवा सकता है, जहाँ भार्गव उससे कहता है कि तुझे यहाँ किडनैपर ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया था। यानी भार्गव ने किडनैपर बनकर राहुल को कॉल किया था और उसका तुक्का ठीक लगा। एसीपी भार्गव की ये बात सुन के राहुल सरप्राइज रह जाता है और तभी वहाँ संजना आती है निकलकर, जहाँ वो रोहन के पापा को पूरी रिकॉर्डिंग सुनाती है राहुल की और एसीपी भार्गव की। यहाँ भार्गव राहुल से पूछता है रोहन के बारे में और राहुल उसे फिर से धमकी देता है, लेकिन भाई तभी संजना को आता है गुस्सा। वो राहुल पर भड़क पड़ती है कि आखिर उसने रोहन को छुपाया कहाँ है। आखिरकार राहुल अपना मुंह खोलता है और कहता है कि मित्तल को पता है ये सब। अब ये मित्तल भी रोहन के पापा की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन है। जहाँ मित्तल से मिलने राहुल, संजना और भार्गव आते हैं उसके ऑफिस में। इधर मित्तल भार्गव को देख के भड़क जाता है, लेकिन तभी राहुल को वहाँ देखकर शॉक्ड हो जाता है। भार्गव उससे पूछता है कि रोहन की किडनैपिंग में तुम्हारा कितना हाथ है। जहाँ मित्तल बताता है कि उसके पास एक आदमी आया था जिसने उससे रोहन की किडनैपिंग की पार्टनरशिप की थी और उससे वो आदमी मित्तल को तसल्ली देता है कि हम बस कुछ दिन रोहन को यहाँ से दूर रखेंगे। मित्तल उस आदमी को कॉल करता है और भार्गव को बताता है कि वो उसे 1 घंटे बाद ब्लू लॉन होटल में मिलेगा और यह शाम को मित्तल होटल में बैठा है। भार्गव भी वही आता है, जहाँ मित्तल के पास वही आदमी आता है और मित्तल राहुल की बात उसे बताता है कि उसने मेरा नाम लिया है पुलिस के सामने। मित्तल उससे पूछता है कि तुम बताओ कि रोहन को कहाँ छुपा रखा है। जहाँ मित्तल के फेस पर वो आदमी डर को देख लेता है और वो समझ जाता है और उठ के भागने लगता है। भार्गव उसके पीछे भागता है और दोनों के बीच खूब गोलीबारी होती है, वो भी कार पार्किंग में। संजना वही होती है पुलिस की गाड़ी में और वो कार से उस आदमी को उड़ा देती है। जहाँ एसीपी भार्गव आके उससे रोहन के बारे में पूछता है। जहाँ पैर में गोली खाने के बाद वो आदमी उसे रॉयल पार्क ऑफिस का नाम बताता है। रॉयल ऑफिस में एसीपी भार्गव और संजना पहुँचते हैं और पूरी बिल्डिंग में भार्गव और उसकी टीम रोहन को ढूंढते हैं। वो लोग उधर के सारे रूम्स में जाकर रोहन को खोजते हैं। इधर भार्गव को एक कमरे में रोहन मिलता है, जहाँ संजना कमरे में आके देखती है कि रोहन की तो पूरी बॉडी पे टाइम बम लगे हुए हैं। वो रोहन के मुंह से कपड़ा हटाकर खोलती है और इधर भार्गव बम को डिफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है। रोहन संजना से कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और भार्गव को भी कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, लेकिन भार्गव देखता है कि ये बम डिफ्यूज नहीं हो सकता, तो वो संजना को जबरदस्ती कमरे से बाहर लेके आता है और रोहन भी कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और दोनों कमरे से बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं बम ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद संजना अंदर जाती है रूम के और रोने लगती है और फिर हम देखते हैं कि रोहन का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। यहाँ फिर से संजना अपने घर में अकेली है और न्यूज देख रही है, जहाँ वो किडनैपर न्यूज में बता रहा है कि उससे ये सारी किडनैपिंग किसी अनजान शख्स ने करवाई है। संजना इरिटेट होकर टीवी बंद कर
देती है। तभी उसे एक आवाज आती है कि कोई उसे पारो नाम से बुला रहा है, जहाँ एक औरत उससे कहती है कि दरवाजा खोल, और संजना सीधा पहुँचती है अपने पहले जन्म में, जो समय है 1535 का, जहाँ संजना यहाँ पारो नाम की दासी है सेनापति दुर्गम शाह की। यहाँ पारो को दुर्गम कैसे भी करके पाना चाहता है, लेकिन पारो किसी और से प्यार करती है। लेकिन पारो दुर्गम से बचती बचती रानी कृष्ण भक्त मीरा के पास आती है, जो कि एक सच्ची कृष्ण भक्त है और कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरा डेडिकेट कर रखा है। पारो यहाँ खाना लेकर आती है मीरा के पास, लेकिन वो यहाँ कृष्ण भक्ति में झूम रही है और पारो उसे देखती रहती है खड़े होकर। यहाँ पारो मीरा की निजी दासी है, जहाँ पारो उससे कहती है कि आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, कि उसने तो अपने कृष्ण की भक्ति में ही खुद को तृप्त कर लिया है, और साथ ही कहती है कि तू भी जाकर आराम कर। और जाते हुए यहाँ पारो के सामने दुर्गम आ जाता है और पारो को तलवार से अपना बनाने की बात करता है, लेकिन पारो कहती है कि ये तलवार लड़ाई के लिए होती है, किसी दासी को झुकाने के लिए नहीं। हाँ, दुर्गम उससे कहता है कि मैं तुझे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और तू यहाँ रानी की दासी बन के रहना चाहती है। और साथ ही दुर्गम उससे कहता है कि मैं तेरे मुँह से बस हाँ सुनना चाहता हूँ, वो भी कैसे भी करके। लेकिन पारो उसी समय उसके म्यान से चाकू निकालकर उससे कहती है कि वो चाहे तो अपना हाथ काट कर दे सकती है, मगर उसका प्यार पाने के लिए दुर्गम को 7 जन्म लगेंगे। और ये सब बात सुनकर दुर्गम पारो का हाथ छोड़ देता है और पारो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दुर्गम एक तांत्रिक औरत के पास आता है जिसका नाम मंत्रा है और उससे हेल्प मांगता है, जहाँ मंत्रा उससे कहती है कि बस तू नाम बता दे, बाकी उसका वो खुद देख लेगी। दुर्गम उसका नाम बताता है और कहता है वो दासी है मीरा रानी की, जिसे मैं हर चीज के लिए लालच दिया, लेकिन वो मान ही नहीं रही। फिर मंत्रा एक नींबू को वहाँ भरे पानी में निचोड़ती है और पानी से कहती है कि उसका सच मुझे बता जो कोई नहीं जानता। पानी उसे दिखाता है कि पारो चित्तौड़ के मंत्री राजदत्त से प्यार करती है और यहाँ राजदत्त बहुत गुस्से में है दुर्गम की इस हरकत पर। वो दुर्गम को मारने के लिए जाता है, लेकिन पारो उसे रोक लेती है और राजदत्त उससे कहता है कि ये सब रोकने के लिए तुम उससे शादी कर ले पारो। पारो मान जाती है और राजदत्त उससे कहता है कि फिर नेक्स्ट मंगलवार हम लोग शादी कर लेंगे। ये सब देखकर दुर्गम गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब दुर्गम बोलेगा नहीं बल्कि करके दिखाएगा। फिर एक दासी भागते हुए आती है और पारो को बताती है कि दुर्गम ने राजदत्त को कारावास यानी जेल में डाल दिया है, जिसे सुनकर पारो भागती हुई दुर्गम के पास आती है, जो देखने से लग रहा है कि वो उसी के इंतजार में था। दुर्गम यहाँ काफी खुश है और पारो उससे हाथ जोड़कर कहती है कि राजदत्त को छोड़ दो और मुझसे दुश्मनी निभा लो। जहाँ दुर्गम पारो से कहता है कि अब उसे पाना और उसे खोना उसकी मजबूरी बन गई है और साथ ही उसे हिंट देता है कि राजदत्त के कारावास की चाबी पारो खुद है और अगर वो शाम तक दुर्गम के कमरे में खुद आ जाएगी तो राजदत्त के जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। यहाँ पारो के सामने एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई है। यहाँ रात के समय पारो आती है दुर्गम शाह के महल के बाहर और उसे खूब तेज तेज पुकारती है, जहाँ दुर्गम पारो को देख के खुश होता है और उसे कहता है कि राजदत्त अब आजाद हो जाएगा। लेकिन पारो कहती है कि तेरी क्या औकात किसी को कैद करे या आजाद करे, और कहती है कि मैंने अब खुद को आजाद कर लिया इस शरीर से, और बोलते बोलते उसकी नाक से खून आने लगता है। जहाँ पारो दुर्गम से कहती है कि उसे शरीर चाहिए था ना, और तेरे से बचने के लिए मैंने जहर पी लिया और मैं तुझे हारते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई जहर पी के। और पारो गिर जाती है बेहोश होकर। जहाँ दुर्गम पारो को पागलों की तरह गोद में उठाकर लाता है मंत्रा के ठिकाने पर, और जैसे ही मंत्रा की चौखट के अंदर पैर रखता है तभी वहाँ रखी सारी चीजें टूटने बिखरने लगती है। जहाँ मंत्रा दुर्गम से कहती है कि इसे बाहर ले जाए नहीं तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। बाहर एक प्लेटफॉर्म पर वो पारो को रख देता है और मंत्रा से कहता है कि कुछ टोटका कर इसे ठीक कर। यहाँ दुर्गम काफी बौखलाया हुआ है कि तभी पारो के हाथ में से एक गेंदे का फूल गिरता है। मंत्रा जैसे ही फूल उठाती है उसे झटका लगता है और दुर्गम को कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी पारो की लाश को यहाँ लाकर। और फिर से वो पानी में नींबू निचोड़ती है और पानी उसे दिखाता है कि पारो मीरा के पास आई है, वो भी दुर्गम की बात लेकर। जहाँ मीरा अपना और कृष्ण का एग्जाम्पल देकर कहती है कि न जाने वो कब से अपने कृष्ण के लिए जन्म ले रही है, सिर्फ अपने कृष्ण से मिलने के लिए, और कहती है कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो किसी न किसी जन्म में तुझे तेरा राजदत्त जरूर मिलेगा। पारो मीरा से कहती है कि क्या हर जन्म में राजदत्त मेरे सामने आएगा, और अगर किसी जन्म में वो नहीं आया तो। मीरा कुछ सोचती है और मुस्कुराते हुए अर्पण किए हुए फूलों में से एक को लेकर पारो को ये वरदान देती है कि आज से तेरा और राजदत्त की जोड़ी अटूट होगी। अगर दोनों में से किसी एक के भी प्राण गए तो दूसरे के भी खुद ब खुद निकल जाएंगे अगले जन्म के लिए। ये सब देख के मंत्रा कहती है कि देव का वरदान कभी झूठा नहीं होता। और अब दुर्गम पागलों की तरह चिल्लाकर मंत्रा से कहता है कि पारो को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता और तेरे को कोई तो जुगाड़ बनाना होगा, और अगर उसका अगला जन्म होगा तो मेरा भी होगा। और मंत्रा से वरदान मांगता है कि अगले जन्म में जाकर उन्हें अलग कर सके। मंत्रा दुर्गम को श्राप देती है उसके सीने में एक जलती लकड़ी से निशान बनाकर, और कहती है कि ये जख्म तुझे इस जन्म की याद दिलाएगा और हर जन्म में तू इन दोनों के आसपास ही रहेगा। ये श्राप देते हुए पारो अपनी आंखों से देखती है, क्योंकि वो
वो अब तक मरी नहीं बल्कि जिंदा है। और संजना वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ संजना अब सब कुछ समझ चुकी है कि अगर वो जिंदा है अभी तक तो फिर रोहन भी अभी भी जिंदा ही होगा उस वरदान के अकॉर्डिंग। यहाँ संजना आती है सीधा हॉस्पिटल में नीतू के पास और उससे कहती है कि रोहन जिंदा है और उससे हेल्प मांगती है। फिर ये दोनों जाते हैं एसीपी भार्गव के पास जहाँ संजना कहती है कि हमने ब्लास्ट होते हुए सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। और नीतू भी कहती है कि भगवान कृष्ण का वरदान है इन्हें और अगर संजना जिंदा है तो रोहन भी जिंदा होगा। एक बार फिर से ये तीनों वहीं आते हैं जहाँ आखिरी बार रोहन को देखा गया था। और यहाँ बाहर एसीपी भार्गव के साथ रहने वाला असिस्टेंट अभी भी उधर छुपा हुआ है जहाँ भार्गव और नीतू आगे की तरफ जाते हैं रोहन को ढूंढने के लिए। लेकिन संजना उसी कॉरिडोर की तरफ जाती है जहाँ बहुत अंधेरा है और अचानक से संजना के ऊपर फायरिंग होती है जहाँ संजना को 3 गोलियां लगती है और संजना वहीं गिर जाती है। फायरिंग की आवाज सुन के नीतू और भार्गव भागते हुए आते हैं जहाँ भार्गव उन लोगों के पीछे भागता है। वो लोग संजना को लेकर हॉस्पिटल आते हैं जहाँ नीतू और भार्गव से आकर डॉक्टर कहता है कि वो संजना को नहीं बचा पाए, जिसे सुनकर नीतू रोती है। अगले दिन एक व्हाइट कार दूर किसी गोडाउन जैसी बिल्डिंग में आती है जहाँ ये गाड़ी वाला बंदा अंदर आता है और हम देखते हैं कि सामने रोहन जिंदा है और रस्सियों में बंधा पड़ा है। जहाँ ये मिस्टीरियस आदमी बोलता है कि छोड़ दो इसे, जिससे पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया अब वही नहीं है। तभी पीछे से संजना आती है और कहती है तुम गलत थे एसीपी भार्गव सिंह। यहाँ संजना ने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था और भार्गव को कहती है ना पारो को कुछ हुआ है और ना वो अपने राजदत्त को कुछ होने देगी। यहाँ रोहन का किडनैपर असल में एसीपी भार्गव ही है जो कि दुर्गम सिंह का चौथा जन्म है। जहाँ वो पुलिस ऑफिसर और नीतू भी आ जाते हैं और संजना कहती है कि मंत्रा का दिया हुआ वो निशान आज भी तुम्हारी छाती पर है और हर जन्म में वो उसी निशान के साथ उसके आसपास था, बस उसे समझ नहीं आया। भार्गव कहता है कि अगले जन्म में भी मुझे ये सब याद होगा और तुम्हें कुछ याद नहीं होगा और फिर से हमें ये खेल शुरू करना होगा। जहाँ भार्गव पुलिस वाले से गन छीन लेता है और रोहन को मारने जाता है, लेकिन इस बार संजना पीछे से भार्गव पे गोली चला देती है और लगातार कई फायरिंग करती है। अब यहाँ भार्गव मर रहा है, उसे मंत्रा की वार्निंग याद आती है कि दुर्गम को हर जन्म में उन दोनों के बाद ही मरना होगा। अगर वो उन दोनों से पहले मर गया तो मंत्रा का वचन और श्राप उसी जन्म में खत्म हो जाएगा। यानी फाइनली एक जिद्दी आशिक का यहाँ अंत होता है। फिर संजना भागते हुए आती है रोहन के हाथ खोलने और उसके गले लगती है और इस जन्म में फाइनली पारो को उसका राजदत्त मिल गया। और यहाँ होता है डेंजरस इश्क का दी एंड। दोस्तों कितना अच्छा है कि ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी, वरना आज इस मूवी की स्टोरी लाइन को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ दिया जाता और बाइकॉट गैंग इसे लेकर बवाल करता, क्योंकि यहाँ राजदत्त और पारो के कैरेक्टर को वो सलमा और अली बनते हुए देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मूवी को लेकर। टिल देन बाय।